आप देख रहे हैं रीडर टीवी एविएटर्स टॉक के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कुछ दोस्तों को मालूम होगा कि 2 साल पहले इस एविएटर्स टॉक के ऊपर मैंने कुछ प्रोग्राम किए थे जब पायलट लाइसेंसिंग का इशू आया था, जो कि कुछ लोगों का ख्याल था कि वो जली लाइसेंस है। मेरा कहना यह था कि वो जली लाइसेंस नहीं है, और वो आज 2 साल के बाद वो बात साबित हो गई कि वो जली लाइसेंस नहीं थे। कोई एक आध केस, 2 केस हो सकता है कुछ में कुछ इरेगुलेटरीज हों, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था कि वो सारे के सारे पायलट्स का लाइसेंस जली थे। यानी पीआई को तो खासा नुकसान हुआ उसके ऊपर। 2 साल के बाद अब ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये है, जैसा आप जानते हैं कि मैं तकरीबन 10 साल मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे काम भी किया, और उसके बाद मैंने पीआई ज्वाइन किया एज ए पायलट। तो अपने प्रोफेशनल कैरियर में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एयरपोर्ट्स पे जब आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती, और वो बहुत सारी चीज़ें ना समझते हुए सम टाइम बहस मुबासा में और इस तरह की बदमज़गी में पड़ जाते हैं। तो मेरा ख़्याल में ये था कि कुछ चीज़ें लोगों को गोशगुजार की जाएँ ताकि उनकी हेल्प भी हो जाए और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा, लेटर ऑन हम इसके ऊपर कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और कुछ एक्सीडेंट्स हम डिस्कस भी करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ एंड ऑन। एविएशन इंडस्ट्री 1903 में एक्चुअली शुरू हुई, जो कि विल्बर राइट ने एक पर्सनल जो उन्होंने छोटा सा जहाज़ बनाया। 17 दिसंबर 1903 में उन्होंने उसकी पहली फ़्लाइट की, जो कि किटी हॉक यूएसए से उन्होंने की। और उसके बाद कोई तकरीबन 10 साल की खामोशी के बाद पहली पैसेंजर फ़्लाइट हुई, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से टैम्पा यूएसए में हुई। ये इसके दरमियान 10 साल का तकरीबन गैप था। इसके बाद 1909 में एक पेरिस कन्वेंशन हुआ जिसमें 26 मुल्कों ने हिस्सा लिया, और उसका नाम था इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एयर नेविगेशन। ये बेसिकली शुरू किया कि कैसे एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सकता है। 7 दिसंबर 1944 में शिकागो कन्वेंशन हुआ, जिसमें 52 मुल्कों ने हिस्सा लिया और एक बॉडी बनाई जिसका नाम था आईकेओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी बनी यूनाइटेड नेशन के अंडर। इसका मकसद ये था कि एयर ट्रैफिक के लिए प्रोसीजर्स बनाए जाएं, रेगुलेशंस बनाए जाएं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, लाइसेंसिंग के ऊपर काम किया जाए, ताकि ये सारी की सारी एयर ट्रैफिक को हम किस तरह सेफ़, एफिशिएंट, ऑर्डरली तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। इसके बाद कोई 2017 में, नवंबर 2017 में ये 52 मुल्क बढ़ के 193 कंट्रीज़ ये हो गए। ये मुख्तसर हिस्ट्री जो है एविएशन की, कैसे शुरू हुई और उस क्या क्या चीज़ें थीं, ये मैंने आपको बताई। अब हर मुल्क की एक सिविलाइजेशन है। वो सारी की सारी सिविलाइजेशंस अंडर गाइडलाइन आईकेओ जो प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस देती है आईकेओ, जिसको SARPs कहते हैं, उनके अंडर उनको देखते हुए अपने एक प्रोसीजर्स बनाती है हर कंट्री की जो सिविलाइजेशन है। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो होते हैं वो काम करते हैं और जहाज़ों को कंट्रोल करते हैं। 2002 में यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक बॉडी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा EASA, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। ये यूरोपियन यूनियन की बॉडी जो है, बेसिकली काम उसका भी वही मिलता जुलता ही है। यानी ये देखती है एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को, देखती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोसीजर्स को देखती है, और पायलट लाइसेंसिंग को देखती है, और इस तरह और कुछ चीज़ें। तो जो हर यूरोपियन मुल्क की अपनी भी एक सिविलाइजेशन है, और वो सारी की सारी काम करती हैं इस EASA के, जो वो प्रोसीजर बनाती है उसके अंडर, उसको देखते हुए अपने प्रोसीजर डेवलप करते हैं। EASA यूरोपियन यूनियन से बाहर भी कुछ एरियाज़ में काम करती है, मुल्कों में काम करती है,
जो कि बहुत थोड़े हैं, बट एनी हाउ बेसिकली तो वो यूरोप के लिए है। ये वो रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं आईकेओ और आयासा, जो कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को, एयरक्राफ्ट कंट्रोलिंग, मेंटेनेंस और इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। अब आ जाएं, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कौन कौन सी एजेंसीज और होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो काम कर रही होती हैं। उसमें सबसे पहले आपका वास्ता पड़ेगा, जैसे आप लॉन्ज में एंटर होते हैं, वो है कस्टम्स। कस्टम जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक अदारा है जो कि FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। कस्टम का काम सिर्फ ये है कि वो आपके बैगेज में चेक करे कि कोई ऐसी चीज़ जो कि कंट्राबैंड है, जो नहीं जा सकती, जैसे ड्रग्स हो गई, एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा आपकी फॉरेन एक्सचेंज और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो जिसकी एक पूरी लिस्ट इशू करती है इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो बाहर ना जाएं। ये काम है बेसिकली कस्टम्स का। तो उनके साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए। ज़ाहिर है उनके ज़िम्मे ये काम है कोई चीज़ों को चेक करें और बैगेज को चेक करें। मॉडर्न दुनिया में तो ये सब चीज़ें, जो एक्सरे मशीनें आ गई, एयरपोर्ट लगी हुई, तो उसमें सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि बैग के अंदर क्या है और क्या जा सकता और क्या नहीं जा सकता। तो नॉर्मली 99.9% तो बाहर एयरपोर्ट पे जब आप जा रहे होते हैं, उस एयरपोर्ट को छोड़ रहे होते हैं, तो नॉर्मली वो मशीन सब चेक कर लेती है और आपको नॉर्मली वो कुछ नहीं कहते, वो अगर अनलेस अदरवाइज़ वो कोई चीज़ ऐसी देख ना लें। हमारे यहाँ ज़रा पाकिस्तान में डिफरेंट है कि वो कस्टम अक्सर औकात वो आपका बैग खुलवा के चेक कर रहे होते हैं मैनुअली कि आपके पास क्या है। ऑफ कोर्स हम ज़रा मॉडर्न दुनिया से थोड़े से दूर हैं। उसके बाद एक और फेडरल एजेंसी है जिसका नाम है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का काम सिर्फ ये है कि वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट या एंट्री स्टैम्प करते हैं और आपको चेक करते हैं कि आपके पास वीज़ा जहाँ आप जा रहे हैं है नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट मेंटेन करती है, कहीं उसमें तो आपका नाम नहीं है और आप जो जा रहे हैं उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उसमें कोई ऐसी इरेगुलेटरी नहीं होनी चाहिए। ये काम है बेसिकली इमिग्रेशन का। अब कुछ मुल्कों में तो जब आप एग्ज़िट हो रहे होते हैं तो वो इमिग्रेशन चेक नहीं करती, सिर्फ आपको एंट्री पे चेक करते हैं, जैसे कनाडा है, USA है, इवन इंग्लैंड में भी नहीं चेक करते। बट हमारे यहाँ एग्ज़िट एंट्री दोनों पे इमिग्रेशन होती है और दोनों पे पासपोर्ट स्टैम्प किया जाता है। तो ये एक मामूल की बात है। उसके बाद एक और एजेंसी आती है जिसका नाम है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ज़िम्मे बेसिकली जनरल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है और जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सर्च है कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि जहाज़ पे नहीं जा सकती, जो कि जिसकी पाबंदी है। जैसे हो गया आपका असला हो गया और इस तरह के, जैसे बैटरीज हो गई, आप कुछ लोग माचिस ले जाते हैं, कुछ लोग लाइटर्स ले जाते हैं, कुछ लोग और इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं, लिक्विड कुछ ले जाते हैं, वो मना है। एक सर्टन क्वांटिटी में परफ्यूम्स हैं, उसकी एक लिमिट दी हुई है, वो नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ें काम है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कि वो आप एक्सरे मशीन से चेक करें क्या क्या आपके पास कोई हैंड बैग में कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं जा सकती। तो और आपकी बॉडी सर्च वगैरह है कि आपको ऐसी चीज़ छुपा के ना ले जा रहे हो जो कि नहीं जा सकती, जैसे नाइफ भी हो सकते हैं उसमें। तो ये काम है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। इसके जब आप लाउंज में जाते हैं तो मैंने कई दफ़ा ये चीज़ नोट की कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि लाउंजेस में जो ठंडा पानी और इस तरह की चीज़ें हैं वो किसी एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे। ये काफ़ी दफ़ा चीज़ें ये मैंने देखा है कि वो काफ़ी बदमज़ी होती है। तो ये याद रखिए कि ये एयरपोर्ट के अंदर जो सर्विसेज हैं वो किसी भी एयरलाइन की ज़िम्मेदारी नहीं होती, वो बेसिकली उस एयरपोर्ट की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जैसे सिविल एविएशन अथॉरिटी ओन करती है सारे एयरपोर्ट से, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि चीज़ें प्रोवाइड करे। जैसे मैंने पार्ट 2 में भी आप देखेंगे इन डिटेल कि वो आप एयरपोर्ट मैनेजर के पास शिकायत आप रिटर्न भेज सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, या सिविल एविएशन हेडक्वार्टर आप उसकी शिकायत भेज सकते हैं। एयरलाइन के ज़िम्मे क्या है? एयरलाइन के ज़िम्मे तो आपकी बोर्डिंग
लॉजिंग और इन केस ऑफ डिले फ़्लाइट्स जब अगर हो जाती है सम टाइम वेदर की वजह से या एयरक्राफ्ट टेक्निकल की वजह से, तो अगर कोई ऐसा टाइम है जिसमें ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंबी डिले होती है या लंच का टाइम है, तो वो जो चीज़ें हैं वो एयरलाइन ख़ुद कैटर करती है, उसमें फिर किसी और का नहीं होता। ये छोटा सा मैंने बताया, लेकिन उसको ज़्यादा कवर करेंगे हम पार्ट 2 में जाके। एक चीज़ और आपसे अर्ज़ करता जाऊँ, जैसे जो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए नहीं है लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि जो कि हमारे यहाँ पिछले 6-7 सालों में कुछ एयरक्राफ्ट क्रैशेस हुए और उसके ऊपर मीडिया में आके बड़ा लोग शोर मचाते हैं और डिफरेंट बातें करते हैं, और मोस्टली मैंने देखा है कि वो लोग, उनका नॉलेज जो होता है वो एविएशन के बारे में बहुत पुअर है। 1967 में यूएसए ने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड, NTSB। एक वहाँ पे और एजेंसी है जिसका नाम है FAA। ये 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। FAA ऐसे ही है जैसे हमारी सिविल एविएशन है, जैसे जो कि एविएशन को रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी बॉडी है। वेयर एज जो NTSB है उसका काम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है। ये 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इसलिए कि रेगुलेटरी बॉडी का काम रेगुलेशंस बनाना है, स्टैंडर्ड्स देना है। वेयर एज अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, असूली तौर पे यही होना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन कर सके कि क्या इसमें किसी पर्सनल आदमी यानी पर्सनल कंट्रोलर का या पायलट का फॉल्ट है, एयरक्राफ्ट जो उसमें कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, या किसी ये जो एक्सीडेंट हुआ है किसी रेगुलेशन की वजह से हुआ है, किसी रूल्स की वजह से हुआ है जिसमें कोई लैप्स था। तो इसलिए जो रेगुलेटर होता है वो और है, इन्वेस्टिगेशन और है। ये अमेरिका में ये चीज़ है। हमारे यहाँ सिविल एविएशन जो है वही रूल्स बनाती है, वही रेगुलेशन बनाती है, वही एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, और उसी के अंदर ही एक पार्ट है जो कि एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन करती है। अब फ़र्ज़ करें कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें किसी रूल्स की वजह से कोई लैप्स था जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको फॉलो किया, या कोई और रूल्स था जो पायलट ने उसको फॉलो किया। मैं कुछ आपको कोड करूँगा, तो अभी उसके लिए टाइम नहीं है। जैसे मैं जब फ्लाइंग कर रहा था उसके ऊपर, फोकर के ऊपर, तो हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था ग्वादर में। तो वो जब उसको लेटली देखा गया तो पता चला कि वो जो मैप थे जिसको पढ़ के पायलट जाके लैंड करता है, उसकी जो राइटअप था वो गलत था। तो वो सिविल एविएशन ने अपनी गलती मानी और उसमें हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आया। मतलब आया उस हद तक जिस हद तक हमारी गलती थी, और उसमें कुछ पार्ट सिविल एविएशन का था, उस हद तक वो सिविल एविएशन के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ। तो वो चूँकि मैं ATC में रह चुका था, मुझे ये चीज़ें पता थी, लेकिन असूली तौर पे रेगुलेटर अलग होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन अलग होनी चाहिए, ताकि वो साफ़ और शफाफ हो सके। हमारे यहाँ साफ़ और शफाफ का बड़ा मसला बना रहता है हमेशा से कि कौन सी चीज़ शफाफ है, कौन सी साफ़ है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको इनिशियली इस सेशन में मुख्तसर सी बता दी, और आती रहेंगी, या तो टाइम टू टाइम इससे जिक्र होता रहेगा। और बाकी जो और डिफरेंट एजेंसीज़ काम करती हैं एयरपोर्ट पे, उसका पार्ट 2 में जिक्र होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।